अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हमने सोचा कि हम मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा कौमी मसला है बेरोज़गारी, और अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स के पाकिस्तान में 7.1 जो है बेरोज़गारी जो है बढ़ गई है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, अगर हम 2023 के स्टैट्स की बात करें तो यही बेरोज़गारी की शरह थी 6.3% थी। मगर जब बेरोजगारी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो लोगों का रोजगार है वो भी नहीं होता, और जब रोजगार नहीं होता तो 2.5 करोड़ से जायद बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूल नहीं जा सकते, और 39 लाख लोग जो हैं इस वक्त वो जॉबलेस हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। उन घर में वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे उनका चिराग जल रहा है, कैसे उनकी जो फैमिली है वो परवरिश पा रही है, ये कहते हैं ना कि जानना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग वही सेंटिमेंट्स उन लोगों के उजागर करें, वही थॉट्स उजागर करें जो कि एक आम आदमी का मसला है। आम आदमी का मसला ये है कि पढ़ लिख भी जाता है मगर नौकरी नहीं है, डिग्री हाथ में लेके फिरते हैं मगर नौकरी नहीं है। तो क्या करें, इसका हल कैसे तलाश करें? अब सारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ सरकार की जो हो जाती है कि जी सरकारी इदारों के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास, या उतनी कहते ना कि कोटा नहीं है, या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास इतनी फिजिबिलिटी नहीं है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि आपके पास उस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं तो जो अमाउंट वो पे करते हैं, जो पैसे वो पे करते हैं, वो इतने कहते हैं कि होम फ्रेंडली नहीं होते, बजट फ्रेंडली नहीं होते, जो कि आपकी रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसको डील कर सकें। तो 2.5 करोड़ बच्चा जब स्कूल में नहीं है, 39 लाख लोग जो बेरोज़गार हैं, तो इन सब का सद्भाव हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि आज हम इस मसाइल के साथ शो का आगाज़ करें। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट मसला था ही जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले चुके हैं कि बेरोज़गारी कैसे कर्ब हो सकती है। मगर उसके डिफरेंट तरीके भी हमने बताए हैं कि बेरोज़गारी के लिए जो लोग ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स हैं, वो कुछ ना कुछ करके जो है सरमायाकारी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके अपना रोज़गार में जो है अपने आप को जो है नरिश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आज बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं और हम बात करेंगे बच्चों की। बच्चे जो हैं हमारा कुल सरचश्मा है, और कहते हैं ना कि इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी वाकई अधूरी है। तो बच्चे जब जो हैं वो डिफरेंट रिएक्ट करें, या उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हो, या मेंटली चैलेंज हो, उनमें डाउन सिंड्रोम्स हो, और बहुत कॉमन 2 चीज़ें जो हैं हर तीसरे घर का मसला बन गई हैं। एक तो आपने वर्ड सुना होगा ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चा, दूसरा ADHD। ये बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमने अपने बचपन में कभी नहीं सुने थे, मगर आजकल हर दूसरा माँ बाप आ रहे जी, किसी ने बताया जी आपके बच्चे को ऑटिज्म है, किसी ने बताया कि आपके बच्चे को ADHD है। तो किसने बताया, कैसे रूल आउट किया जा सकता है, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और बच्चों में जो है ये जो चीज़ें आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं। और अभी तक हमने सोचा कि हम क्यों ना इसके ऊपर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो रोज़ बरोज़ की शरह बढ़ती जा रही है, बच्चे क्या, बच्चों के साथ पूरा एक ख़ानदान जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ये एक बच्चे का मसला नहीं है, ये पूरी इमीडिएट फैमिली का मसला होता है, क्योंकि वो माँओं को समझ ही नहीं आती कि अपने बच्चे को कहाँ लेके जाना है, किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या खुराक देनी है, कैसे उसकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। तो हमने सोचा कि आज हम इस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें, डिटेल डिस्कशन करें। और हमें इस टॉपिक के लिए ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इम्पैक्ट जो एक बहुत अच्छा और कहते हैं ना कि पॉजिटिव इदारा है जिसमें मैं खुद गई हूँ अपने बेटे को लेकर। तो मैंने आज इन्वाइट किया है डॉक्टर मलिहा लतीफ़ को, जो कि डॉक्टर नहीं है बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली डॉक्टर इसलिए निकलता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर है। बट सीरियसली अगर वो आपके बच्चे को मेंटली एक बेहतर इंसान बना रही हैं तो हमारे लिए वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है, आपने इनको देखा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा है, और फूड के ऊपर, थेरेपीज के ऊपर, और कहते ना के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करती है, बताती हैं कि TCM क्या है, तबीब का क्या होता है, और नफ्स के जरिए कैसे हम रूल आउट कर सकते हैं कि किसको क्या तकलीफ है। और आज हम उनसे जानेंगे कि ऑटिस्टिक और ADHD स्पेशली ये किस चीज़ से रिलेटेड है और इसको उनकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया तबीबा मासूमा जहरा ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताइए जी। बिल्कुल ठीक ठाक। तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है
और इस इम्पॉर्टेंट इशू को हमने सोचा कि हम आज डिस्कस करें प्रॉपर्ली, क्योंकि हर दूसरा बंदा, अगर मैं पहले मलिया आपकी तरफ रुख करती हूँ, हर दूसरा बंदा जो है वो ये बात करता है कि ऑटिस्टिक ADHD। अब वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकाइट्रिस्ट जो है इतनी लंबी रिपोर्ट लिख देता है। यस, वो 2 घंटे में साइकाइट्रिस्ट कैसे बता देता है कि आपके बच्चे को ADHD है या वो ऑटिज्म के ऊपर है जिसका प्रिज्म बहुत कम है। जी अच्छा, इस तरह से है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पहले तो इस तरह से होता है कि आप किसी को फेस ऑफ इट पे नहीं कह सकते कि इसको ADHD या ऑटिज्म है। ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। देयर इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा आपको इलामात या सिम्बल्स या सिम्टम्स नज़र आते हैं और उनको रूल आउट करने के लिए हम लोग ना डिफरेंट असेसमेंट टूल्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं। और ये इतना ईजी प्रोसीजर नहीं, इट्स अबाउट 6 to 7 days प्रोसीजर, 1 hour एवरी डे। उस असेसमेंट के बाद आप स्टेटिस्टिकली देखते हो कि बच्चे की एज, उसके स्कोर, उसके सिम्टम्स कितनी इंटेंसिटी के हैं, किस किस्म के हैं, ADHD है, क्या वो फोकस कंसंट्रेशन का सिंपल सा इशू है या वो वाकई किसी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इट डज मेक अ डिफरेंस कि हम एक सिम्टम फेस वैल्यू पे कह दें तो हम चलते फिरते हम कोई भी बोल रहा था मुझे लगता है मुझे ADHD हो गया, मुझे लगता है मुझे भी ऑटिज्म है, वो एक बहुत मजाक की बात होती है। बट व्हेन यू गो टू अ प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाए तो बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी को सही डायग्नोसिस या तशखीस की तरफ लेके जाएं। उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट, जिसकी बेस पे आप ऑटिज्म या ADHD फॉर दैट मैटर इंटेलेक्चुअल आपका कोई डिफ़िकल्टी, डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको आप डायग्नोस करते हैं। मलिया, ADHD है क्या और ऑटिज्म है क्या? दोनों को आप कैसे डिफर कर सकती हैं? ठीक, अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ आप कहेंगे डिसऑर्डर्स हैं। ADHD है जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे मुराद है कि वो बच्चा जो कि अटेंशन डेफिसिट यानी कि वो एक काम पे लगातार कंसिस्टेंटली तवज्जो नहीं दे सकता, उसका ध्यान बार बार डे ड्रीमिंग में है या कहीं और जा रहा है, किसी और तरफ उसका डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फोकस कहीं और है, कार्टून्स में, आइसक्रीम में, कहीं भी और है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, वो बच्चा जो कि कॉन्स्टेंटली हिल रहा है, ऑन द गो है, बालों से खेलना, रेस करना, काम को बार बार मिटाना, काम करते हुए, होमवर्क करते हुए पानी की ब्रेक्स लेना, मुझे उठ के बार बार जाना, चीज़ गिर गई, रेजर गिर गया, यूं कर लूँ वो कर। सो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी 2 चीज़ें मिलके कि तवज्जो का ना होना और एक आपके अंदर इम्पल्स या बेचैनी का मौजूद होना, ये मिलके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बनता है। इसकी वजह से, अच्छा, इसका IQ से ताल्लुक नहीं है, आप ब्राइट और बहुत अबव एवरेज IQ के हो सकते हो एंड येट यू कैन हैव ADHD जो अटेंशन डेफिसिट का है। बट ये आपके रोज़मर्रा के रिलेशनशिप्स को, पढ़ाई को, आपके ग्रेड्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं चीज़ें और आपके ग्रेड्स गिरते जाते हैं। और देखने में पेरेंट्स को, इवन स्कूल टीचर्स को समझ नहीं आती कि ऐसी क्या बात, हाँ क्यों हुआ, क्या ऐसी क्या बात है, हाइपर है, खेलता तो बड़ा अच्छा है, गैजेट्स पे तो 2-2 घंटे बच्चा बैठ जाता है, स्क्रीन पे तो बच्चा बहुत बैठता है, यहाँ पढ़ क्यों नहीं सकता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्क्रीन को यूज़ करने का ब्रेन का पोर्शन एक और है, खेलने का पोर्शन एक और है, बट पढ़ाई पे तवज्जो, फोकस, सस्टेन्ड अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें एक अलग डोमेन में, ब्रेन के अलग डोमेन में चलती हैं। ये ADHD। ऑटिज्म जो है वो जी वो सेपरेट है, इट्स अ कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चा अपने बबल में रहता है। ठीक है, उसको लोगों से ताल्लुक वास्ता बनाना मुश्किल लगता है, देखना, आई कांटेक्ट करना, किसी के अपने नाम, हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके अंदर, हेयरिंग इंटैक्ट है, बट बच्चा अपनी नीड्स को, अपने आप को, अपने सोच को कनेक्ट ही नहीं कर सकता। स्पीच डिलेस भी हैं, उसके अपने रिचुअल्स हैं, वो अपने हाथों से खेलेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, अपनी दुनिया में मगन रहता है, सोशल इंटरैक्शंस नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स को ये पता क्यों नहीं चल पाता? लेकिन छोटी एज में नहीं समझ आता कि क्या है। जैसे जैसे बच्चा 8 महीने, 9 महीने, साल का होता है तो सिम्टम्स एकदम से वाजिया होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स, हमारे यहाँ एक बड़ा एक डिफिसिट है, पेरेंट्स कहते हैं बड़ा हो गया खुद ही ठीक हो जाएगा, बड़ा हो गया खुद ही बोलेगा। पता चलता है पेरेंट्स को, बट वो इग्नोर करते हैं या डिनाइल में होते हैं। लेकिन व्हेन देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट योर चाइल्ड,
आप बता सकते हैं कुछ मेरे बाकी बच्चों से हटके है, मेरे बहन भाइयों के बच्चों में नहीं था, कभी सुना नहीं था। एक बच्चा अकेला बैठ के अपनी उंगलियों से खेलता रहेगा तो चीज ऑब्वियस है, गोल घूमता रहेगा, गोल स्पिनिंग होती है, गोल घूमेगा। कोई एक ही टॉय या बॉटल के साथ फिक्सेशन होगी, उसको छोड़ेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी, या बहुत चीखे मारेगा, या शोर से डिस्टर्ब होगा, बहुत तेज लाइट से आंखें बंद करेगा, डिस्टर्ब होगा फॉर नो रीजन, रोता रहेगा फॉर आवर्स, बच्चा रहेगा, समझ नहीं आता, तो चीजें ऑफ होती हैं। अगला स्टेप होता है कि गाइडेंस, पेडिट्रिशियन जो हमारे बच्चों के डॉक्टर्स हैं पीड्स के, उनका काम, क्योंकि पेरेंट्स उन पे जाते हैं कि जी बच्चा रो, वो आगे से कह देते हैं बड़ा हो गया तो खुद ही ठीक हो जाएगा, आप ये कर लें, पेट में दर्द ना हो, इस टाइप की चीजें। सो गाइडेंस, राइट गाइडेंस की कमी है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2, कई दफा चलता भी है तो आपके नाना नानी, दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कह देंगे कि नहीं सब ऐसे कहते हैं, तुम भी ऐसे थे, बड़े हो गए तो सब चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। तो इग्नोरेंस की वजह से भी बच्चा कई दफा 3-4 साल का हो जाता है, स्कूल की एंट्री के काबिल नहीं होता। ठीक है। तबीबा मासूमा ज़हरा, तबीब लैंग्वेज में जो होती है, जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा कमाल होता है, उसमें ऑटिज़म और ADHD जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हम खुराक से क्या इसको रूल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है हिना, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस टॉपिक पे बुलाया। जैसे मलीहा जैसे थेरेपिस्ट और इतने लाइक और ये लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें हमारा एज अ तबीब जो है वो एक बहुत बड़ा रोल आता है, जो कि इलाज बिल ग़िज़ा करता है। अब किसी भी चीज़ के लिए इन माय फील्ड अगर हम बात करें किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की, इधर किसी तरह से भी ब्रेन की एक्टिविटी की, या कोई ऐसा इमोशन जैसा फियर, एंगर, ADHD, हाइपर एक्टिविटी या कुछ सब कुछ है, तो मेरे लिए एज अ तबीब ये सिम्टम है जिसको हमने हैंडल करना है थ्रू एक्यूपंक्चर। आपको पता है मेरे लिए एक आसानी ये है कि मेरे पास 5 मेजर डिग्रीज हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो आई मिक्स एंड मैच एंड ट्रीट द पेशेंट। सो मैं उसको एक्यूपंक्चर से उसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको ट्रीट करूंगी, लेकिन रूट कॉज को मैं हर्ब्स एंड डाइट से चेंज करूंगी। अच्छा। जिस तरह बुखार एक सिम्टम है, और ये मैं मिसाल बहुत बार आजकल दे रही हूँ, ठीक है। बुखार एक सिम्टम है, कोविड बीमारी है, बुखार सिम्टम है, टाइफाइड बीमारी है, बुखार सिम्टम है, और डेंगू बीमारी है। आप बुखार को तो ट्रीट करते हो, हैंडल करते हो, ट्रीट आप उस बीमारी को करते हो। इन माय फील्ड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के साथ ऐसे किया जाता है। कोई ADHD के सिम्टम्स के साथ, हाइपर एक्टिविटी के साथ आ रहा है, तो मैं फौरी तौर पे एक्यूपंक्चर करके उसको काम डाउन तो करूंगी, लेकिन वो सिर्फ काम डाउन होगा, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मैं फौरन चले जाएंगे पल्स रीडिंग पे। ADHD इन माय फील्ड डिपेंड कि आपकी बॉडी में गर्मी खुश्की बढ़ गई है। अब वो गर्मी खुश्की कैसे बढ़ी? अच्छा। बच्चे की नब्ज देखिए, ये ज़्यादातर वाता पैसिफाइंग डिजीज है, यानी एक्सेस ड्राइनेस इन द बॉडी। अच्छा। ये जेनेटिक होती है। अच्छा। अब ये जो मौसम है या ये जो खुश्की है, ये बैलेंस स्टेट में हो तो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल वाला कोई नहीं है। ठीक है। और जब ये इम्बैलेंस हो तो ये फिर हाइपर एक्टिविटी और फोकस लेस हो जाते हैं। तो उस सीन में हम फौरी तौर पे डाइटरी रिजीम को 102% चेंज करेंगे। अच्छा। इनहैंस, अगर आप डॉक्टर साहब आप अगर उसको बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे बच्चे वो होंगे जो नूडल्स खा रहे होंगे, जो फ्रोजन फूड खा रहे होंगे, जो कॉफी का इंटेक ज्यादा होगा, मेजॉरिटी का ये मेरे लिए उनकी बीमारी वो कॉफी, वो नूडल्स और वो फ्रोजन फूड है, बिकॉज वो उनके सीजन को इनहैंस करें। लाइक इंक्रीज लाइक का फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा। एक तो वो जेनेटिकली वाता है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उनको अल्लाह मियां ने मल्टीटास्किंग बनाया है, ऊपर से वो फूड ऐसा खा रहे हैं कि जो उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप ये चीजों को डाउन कर देंगे और फिर साथ में थेरेपी ले रहे हैं तो वो आपकी इनहैंस करेगी। तो फूड रिजीम इज द बेसिक थिंग इन माय फील्ड अलोंग विद एक्यूपंक्चर, कि हम उसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मलिहा के जो फॉर्म्स अगर आप जाए ना इम्पैक्ट, तो ये लिखा होता है कि कौन सा फूड वो बच्चा लेता है, और आप ज्यादा इस चीज को करोगे बिकॉज यू आर टेकिंग द पेशेंट्स डेली बेसिस पे, एंड यू कैन रिलेट बाय व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारी वो चीजें हैं कि वो जो रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, जो उसको एनहेंस करिए। अब आप उसकी बॉडी टाइप नहीं बदल सकते, जो आपकी जीन्स है वो बदली नहीं जा सकती,
उनको स्टेबल किया जा सकता है एंड बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस स्टेट में इनसे ज़्यादा, यानी ADHD बच्चे जिनको कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं होगा, उनसे ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा कोई नहीं होगा, बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। वो स्विच क्यों कर रहे होते हैं, उनके अंदर चल रहा होते कहानी। मेरे लिए वो कहानी उनके खाने से चल रही है। जैसे ही उनका खाना बदलोगे 40 डेज के अंदर वो बात सुनने और समझने लग जाएंगे। अच्छा। जैसे उनका वाईफाई कम करोगे, यानी खुशकी पैदा करने वाली चीज, तो मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं ऑटिस्टिक बच्चे खास तौर पे, तो मैं पहली चीज कहती हूँ स्क्रीन बंद, स्क्रीन टाइमिंग टोटली ऑफ। आपके घर में 9 बजे के बाद वाईफाई नहीं होना चाहिए। हर वो चीज, क्योंकि फंक्शॉय के अंदर हम एनर्जी हीलिंग करते हैं, और एनर्जी हीलिंग में मेरे लिए मेरे कमरे में कभी भी वाईफाई कनेक्शन 9 बजे के बाद नहीं होगा, और मोबाइल्स दूर पड़े होने चाहिए। ब्लू रेज जो है वो जो आज वो होती आपको है, तंग नहीं, क्योंकि मेरी वो एनर्जी फील्ड को तंग ठीक करे, है। एंड बिकॉज आई डील इन एनर्जी, तो फिर मैं इसके ऊपर ज्यादा ब्रेन बूस्टिंग फूड्स की अगर बात की जाए और इसके बाद ऐसे फूड्स की बात की जाए जो बच्चों को देने चाहिए, वो कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मगजियात का देना, उसके अंदर अखरोट, बादाम, 4 मगज, ये बेस लाइन चीज है कि जो बच्चों को, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो बीमार हैं, चाहे कैसे, ग्रोइंग एज में ये देना उनके ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर करता है। फॉर अस हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपको कि बच्चे में हार्ट हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। सो मेरे लिए 3 ब्रेन है बॉडी में। वी हैव 3 ब्रेन्स इन आवर फील्ड। वन इज द हार्ट ब्रेन, जो कि आपका एम्परर है, ये डिसाइड करता है लाइक एंड डिसलाइक, डिसीजंस यहाँ से आते हैं। देन द स्ट्रेटेजिक ब्रेन, ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एंड देन द गट ब्रेन which gives you the feeling of doing something. हैप्पी हार्मोन सबसे ज्यादा गट में बनते हैं। अब अगर आपकी गट ही अच्छी नहीं है तो हार्ट फड़फड़ाएगा भी, पैल्पिटेशन भी होगी और फॉगिनेस भी होगा। तो मैं सबसे पहले ऐसा खुराक दूंगी जैसा सौंफ, पुदीना और इलायची का कहवा बच्चों को जरूर दें, ताकि वो डेली बेसिस पे उनकी गट अच्छी रहे। मगजियात की बात करें तो सूजी में भून के उनके लिए पंजीरियां, जो बड़े ज़माने में, पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी अच्छी रहे, खून अच्छा बने। जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ही सब कुछ बेहतर होगा। तो आयरन रिलेटेड फूड जितने भी हैं, सेब का इस्तेमाल, ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल, हम आपको वहां भी लेके जाएंगे, आप बनाएंगी, और फिर हम मलिया से पूछेंगे कि कौन कौन सी थेरेपीज हो रही हैं ADHD और ऑटिज्म के हवाले से इम्पैक्ट में। छोटी सी ब्रेक, हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर, ADHD जिनको है, और ऐसे बच्चे जो कि देर से बोलते हैं, जो कि फोकस नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ जो है जो कि बार बार दोहराए जाने के बावजूद भी हरकत नहीं छोड़ते। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं और थेरेपीज कौन कौन सी करनी चाहिए? तो मलिया, आप मुझे बता सकती हैं, आप इम्पैक्ट में थेरेपीज करवा भी रही हैं, थेरेपीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इन दोनों के ऊपर? अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए कलेक्टिवली हमें चाहिए बिहेवियर थेरेपी, ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के नाम से भी इसको हम यूज़ करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो बच्चे की सेंसरी नीड्स हैं, हम सबकी 5 नीड्स होती हैं हर ह्यूमन बीइंग की। जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो सेंसरी जो बच्चे की नीड्स है ना, या वो बहुत स्टिमुलेटेड होती हैं कि वो छोटी सी लाइट, साउंड, आवाज़ जो हमें सुनाई भी नहीं देगा, वो उनको बॉदर कर रहा होता है। साथ वाले घर में मोटर चल रही है, कोई टिक टिक की आवाज आ रही है, उन्हें बॉदर करेगी। हाइपो या हाइपर डेवलपमेंट होती है सेंसरी नीड्स की। ठीक है। उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। माउथिंग के इश्यूज आते हैं, खाने पीने के आते हैं, टेक्सचर के आते हैं, कपड़े पहनने के आते हैं, स्किन के आते हैं, तो उसकी ऑक्यूपेशनल। एंड थर्ड आती है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। ठीक है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी ऑब्वियसली स्पीच डेवलपमेंट डिले होती है, डिलेड नहीं भी तो एक्सप्रेशन नहीं है, कमांड फॉलोइंग नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, बच्चा बोलता नहीं है बट समझता कितना है। तो स्पीच के 2 पार्ट होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि अगर माँ कह रही है बेटा ये कप टेबल पे रख दो, तो क्या ये बात तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। गिव मी सर्कल, वेयर इज द ब्लू कलर, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में बोले बगैर। एंड देन उसके बाद वेयर इज ब्लू, व्हाट इज दिस, ब्लू। सो स्पीच लैंग्वेज का भी बहुत मेजर रोल होता है सबके लिए। मेनली इंटीग्रेटेड, जब तक ये 3 थेरेपी से इंटीग्रेटेड इकट्ठे काम नहीं करेंगी, यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है। इन तीनों थेरेपी। तो ये कितने देर में ये थेरेपीज होती हैं, कितना टाइम लगता है एक माँ को अपने बच्चे को लाते हुए, थेरेपीज करवाते हुए, कितना टाइम लग जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी यही कह रही है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन।
ठीक है, जितना छोटी एज पे, एज यंग एज आप अगर 18 मंथ 16 मंथ साल 1.5 साल के बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कुछ ऑड है मेरे बच्चे के लिए, वो बोल नहीं रहा, मामा पे नहीं आ रहा, आवाज दे रहे हैं, देख नहीं रहा, आप उस बच्चे को थेरेपीज पे लाएंगे, आपके बच्चे के सिम्टम्स दिनों में निकल जाएंगे, मैनेज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये मैनेजेबल है, खुद इट इज मैनेजेबल, ठीक है, जाता नहीं है, ट्रीटेबल नहीं, जाता कहीं नहीं, वंस इट्स देयर ब्रेन के सिस्टम में, अल्लाह की जब से वायरिंग हो गई वो हो गई है, बट इट्स मैनेजेबल सो मच सो कि बच्चा, ये कहा जाता है कि ये ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम होता है, क्या ऐसी बात है? ऐसी ही बात है। ये न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट है उसके अंदर हमारी ब्रेन की वायरिंग है, ठीक है। द मोमेंट चाइल्ड इज बॉर्न वो वायरिंग हुई होती है और वो आहिस्ते से जैसे एज बढ़ती है सिम्टम्स हमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे, वो चीज़ें डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ना, तो जितनी ही सिस्टम से निकल जाएंगी, मैनेज हो जाएंगे, बच्चा स्कूल भी जल्दी चला जाएगा, बोलेगा भी, इंटरैक्ट भी करेगा जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। अच्छा मलिहा, थोड़ी सी फूड के ऊपर बात करते हैं क्योंकि मैं उधर भी जाना चाह रही हूँ। हमारे स्टेशन में तबीबा मासूमा जहरा खड़ी हुई और वो आज बताएंगी कि कौन कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो सके और बच्चा जो है बेहतर परफॉर्म भी कर सके। तो फूड्स में मैं आपका भी बीच बीच में लूंगी कि फूड के हवाले से आपकी लैंग्वेज में फूड्स कौन कौन से जो है बिल्कुल तर्क करने चाहिए। जी मासूमा कैसी हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा आज क्या बना रही हैं? पहले मैं बनाने से पहले ना जल्दी से एक छोटी सी डिटेल, फूड की डिटेल दे दूं, ठीक है, कि जिसको जो भी आप थेरेपी करा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप ये 40 डेज के लिए अपने बच्चे की फूड इनटेक को ऐसे बदल देंगे तो उसको इनहांस करेगी, आपकी ट्रीटमेंट को मददगार होगी। सबसे पहले सब्जियां कौन सी लेनी चाहिए? हाँ, तो सब्जी है टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी, साग और मूंगरे। अब आपने देखा इसमें भिंडी, अरवी, गोभी नहीं है। अगेन टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, पालक, मेथी, साग और मूंगरे। ये जितना बच्चों को खिलाएंगे ये डायूरेटिक है, ये आयरन रिलेटेड फूड है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर रखते हैं, एल्कलाइन फूड है, वो उनको हेल्प करेगा। ठीक है। फलों के अंदर सेब, अमरूद और नाशपाती, गर्मा, खरबूजा, तरबूज और अनार, ठीक है, अंगूर के साथ ये दे सकते हैं। केलों से परहेज करें। मेरी फील कहती है केला अगर आप देंगे तो आप तंग हो जाएंगे क्योंकि बलगमी तहरीक बढ़ेगी, अब गट हेल्थ को वो खराब करेगी, अच्छा बेहतर नहीं कर सकती, आपकी हार्ट हेल्थ को केला खराब करेगा। अच्छा। हालांकि एलोपैथिक या न्यूट्रिशनल वैल्यू से देखें तो उसकी बिल्कुल और है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जब अब किसी भी ब्रेन न्यूरो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में तो केले को अवॉइड करना है। तो सेब, अमरूद, नाशपाती, गर्मा, खरबूजा, तरबूज और अंगूर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। अंगूर के ऊपर मैं बार बार कहूंगी, अंगूर किशमिश की फॉर्म में दे रहे हैं, मुनक्का की फॉर्म में दे रहे हैं, ताज़ा अंगूर दे रहे हैं, प्लीज़ अंगूरों के ऊपर फोकस करें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। और अल्लाह ने अंगूरों में ऐसी ताकत दी है जो कि आपके न्यूरो रिलेटेड डिसफंक्शन को बहुत हद तक ठीक भी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वो किसी ड्राई फॉर्म में भी हो या नॉर्मल ड्राई फॉर्म में भी, अभी मैं वो बताऊंगी ड्राई फॉर्म में डेली बेसिस पे कैसे देते हैं। फिर मसाला जात, गरम मसालों से परहेज करें, जो कि बच्चे यूजुअली मिर्चें खाते भी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च का बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। लाल और हरी मिर्च बच्चों से, अव्वल वो खाते भी नहीं, अगर खाते शौकीन है चाट मसाला, कुरकुरे, सॉरी कि मैं कुछ ऐसी चीज बोल रही हूँ, मसाले वाले चिप्स, इनसे प्लीज परहेज कराएं। आलू सबसे बड़ी चीज है कि उससे परहेज कराएं। और पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 से 10 ग्लास नहीं, 10 से 12 ग्लास। मैं दोबारा बोलूंगी, 8 से 10 ग्लास नहीं, 10 से 12 ग्लास, जब आपको ये चाहिए कि बच्चे को सेहत की जानिब लाएं। नॉर्मल हालात में 8 से 10 ग्लास अडल्ट के लिए और बच्चों के लिए थोड़े कम, लेकिन जब आपको उनको ठीक करना है तो पानी की सप्लाई ज्यादा कर देनी है। ठीक है। तो ये बेसिक छोटी सी चीज है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, एंड देन विल कम टू द रेसिपीज। अब ठीक है। हाँ। सबसे पहले दिमाग को तकवीयत पहुंचाने के लिए या दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए, दिमाग को ताकत देने के लिए सबसे अच्छे होते हैं नट्स। तो आपने ये करना है कि बादाम 100 ग्राम है अगर, तो 100 ग्राम ही काजू, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम के करीब ये फूल मखाने, और इसमें 50 ग्राम के करीब सौंफ। ओके।
सौंफ को पहले थोड़ी से भून लीजिए। भूनने के बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता सारे नट्स को डालना शुरू कीजिए। ये अच्छी तरह से जब भून जाएं, इसको हम बिरियां करना कहते हैं, यानी विदाउट ऑयल कढ़ाई में इसको भून लें, अखबार पे रख के ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको पाउडर बना लें। डेली 1 टीस्पून बच्चे को रात सोने से पहले दूध के साथ और सुबह भी आधा ग्लास दूध के साथ देना शुरू करें। तो इनकी ये किक स्टार्ट, एक तो नींद अच्छी होगी, माइंड रिलैक्स करेगा, स्ट्रेंथन अप होगा, मेमोरी अच्छी होगी, फोकस अच्छा होगा, क्योंकि इसके साथ गट हेल्थ भी अच्छी हो रही है। आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के पूरा कह लो ना एक मल्टीविटामिन का एक पूरा पैकेज मिल रहा है। ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे उनकी बेचैनी, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब कुछ काम डाउन। अच्छा, तो नेचुरल तरीके से हम बना रहे हैं ना उनके मल्टीविटामिन्स, ऑल्दो हम जाते हैं। अच्छा, हम कहते हैं हमें कोई क्विक फिक्स मिल जाए, ऐसे हम करें और हमारा बच्चा कल सुबह उठे और ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। रेगुलर बेसिस पे 40 दिन फूड के साथ ही करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि कितना बेहतरी फील होती है। इसके साथ साथ मैं अपनी पॉजिटिव टी देती हूँ, लेकिन मैं उसके इंग्रेडिएंट भी बता देती हूँ ताकि वो मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे। प्लीज इसको बना लें। उसमें है लेमन ग्रास, ठीक है, खुशबूदार चीजें, जिनमें खुशबू अच्छी होती है, अरोमा जिसमें आता है, अरोमा अच्छा होता है। तो लेमन ग्रास हो गया, सब्ज इलायची होगी, पुदीना हो गया, इसको आपने पीस के रख लेना है। पीस के इसके साथ धनिया का इस्तेमाल, क्योंकि ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ये बेचैन होते हैं, रेस्टलेस, एक जगह बैठते भी नहीं है। तो धनिया थोड़ा सा काम डाउन करता है। और उसको फिर बना के इस तरह से पाउडर बना के रख लीजिए। 2 चुटकी ये पाउडर लिया, 2 कप पानी में डाला और इसको आपने उबाल लेना है इतना कि वो 1 कप रह जाए। और ये बेहतरीन एरोमा के साथ, अच्छा ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस है, ग्रीफ है, ग्रीफी फील करते हैं, वो लें। लेकिन वो लोग भी जो काम नहीं रहते, तो कामिंग डाउन इफेक्ट ये हर्ब्स आपको बहुत अच्छी तरह से देते हैं। आप कहोगे ये कैसे? मिसाल देती हूँ, पीरियड्स में खवातीन को शदीद दर्द होती है और कॉफी, क्लोव, सिनेमन को ले लें तो एकदम से आराम आ जाता है। तो कहवे इंस्टेंट काम करते हैं। ठीक है। ये डिकॉक्शंस जितने भी हैं, ये वो रेमेडीज हैं कि जो हम स्टीरॉयडल इफेक्ट रखते हैं। तो आप जैसे ही लोगे यू विल फील मच कामर। तो ये फूड के जरिए भी आप बिल्कुल कर सकते हो बच्चों अच्छा, अब बच्चे हैं जिनको कब्ज रहती है, और यूजुअली इन सब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है। इन सारे बच्चों की गट हेल्थ खराब ही रहती है। चेस्ट कंजेशन रह सकती है। ऑटिस्टिक बच्चों में चेस्ट कंजेशन भी, सीपी चाइल्ड में चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने लेना है 10 पत्ते पुदीना, थोड़ा सा अदरक और उसके साथ 2 सब्ज इलायची। इसको इतना बॉईल कर लें कि वो 1 कप रह जाए। 1 कप रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच बादाम रोगन का डाल के रोजाना रात को देना शुरू कर दें। तो उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक बेहतर होगा, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी। कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी तो आपकी बात भी ज्यादा बेहतर सुनेंगे। चिड़चिड़े, मैं मलिहा की तरफ आती हूँ। मलिहा चिड़चिड़े, हर वक्त चिड़चिड़े, हैप्पी मूड नहीं है, सैडेस्ट है, हर वक्त सड़े में, क्यों? ये क्या वजह? ये भी कि ये ADHD की निशानी है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली इन सब के ना गट हेल्थ का भी इशू है। और ये आप अगर हम अपनी नज़र से देखें तो यस, ये सिम्टम्स इनके और ADHD, ऑटिज्म के रिलेटेड चीज़ें भी हैं। फूड का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हम लोग जब किसी से बात करते हैं ना, तो मेनली तो हमने तो अपनी रेमेडी से नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बिहेवियर की बात करते हैं, थेरेपीज की बात करते हैं, वो भी है। बट फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क माय पेरेंट्स के थेरेपी जो स्टार्ट कर रहे हैं, 2 चीज़ें पहले कंट्रोल कर लें, स्क्रीन टाइम एंड शुगर इनटेक। तो मीठा कंट्रोल करें। मेरी थेरेपी का प्री रिक्विजिट है कि मीठा कंट्रोल कर लें, स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर लें। काम करते हुए अब तो बड़ा अरसा हो गया, लेकिन अब से जब स्क्रीन टाइम इतनी कॉमन नहीं थी 15-20 साल पहले, तो मैं मीठे पे फोकस करती थी। अच्छा, अब मीठे के साथ स्क्रीन टाइम भी ऐड हो गया, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी खाए जाएंगे, स्क्रीन को देख देख के खाए जाएंगे। एक तो ओबेसिटी की एक तो बहुत बड़ी रीजन है कि वो शुगर के अलावा एनी फूड जस्ट बिकॉज के स्क्रीन आगे से ना हट जाए, खाना खाते जाएंगे। अब बच्चे फालतू वेट गेन कर रहे हैं, ठीक है। और अनहेल्दी भी बहुत है, बिकॉज रिसर्च ये भी कहती है कि जो वाईफाई की आपकी रेज अंदर जा रही हैं व्हाइल यू आर ईटिंग, वो भी बड़ी नुकसानदेह बच्चे के लिए। ज्यादा खा जाते हैं, ज्यादा खाने से तो डल ही होते हो ना आप, एक इतना एक्सेसिव डल, और फिर दोबारा क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं आप। लेजी को काम अप करने के लिए जो आपने टी बताई है वो है। अच्छा, जो लेजी बच्चे हैं जो कि उठ ही नहीं रहे हैं,
कुछ हिलते नहीं हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है सिनेमन एंड क्लोव। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को आप पीस के एक पाउडर मिक्स करके बना लें, जिस तरह मैंने ये इस तरह का पाउडर बनाया हुआ होता है। और जब भी, अच्छा ये सिनेमन क्लोव कब काम आता है? हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, स्लो बच्चे, स्लो बड़े जो उठ नहीं रहे, काफा बॉडी टाइप, ठंडक वाली बॉडी टाइप के लोग। इसके साथ साथ ये आम हालात में भी घर में होना चाहिए, क्योंकि खांसी जुकाम में भी यही काम आता है। इसको रेसिपीज को आप डिफरेंट कर लेते हो, लेकिन सुस्ती दूर करने के लिए 1 चम्मच शहद, उसके अंदर ये पाउडर का एक टुकड़ा डालें, और साथ में जो मैंने आपको टी बताई है, पॉजिटिव टी पिए, उसी वक्त उनका एक्टिविटी वापस आती है। लेकिन यही पाउडर को अगर शहद और टर्मरिक के साथ लेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बन जाएगी, तो वो बच्चे के जिनको इन्फ्लेमेशन है गट में उनको भी फायदा देगा। यही पाउडर क्लोव और सिनेमन का अगर प्याज के साथ दे दिया जाए, प्याज को कूटें अच्छी तरह से, उसका पानी निचोड़ें, उस पानी में डाल के दें, तो जुकाम खांसी को भी फौरन आराम। ठीक है, हमने तो आज पूरी फूड डिस्कशन की है, ऑटिस्टिक बच्चों को क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, रेमेडीज जो है सेगमेंट किया, आप हमारे रिपीट में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी ये सारा कुछ जो है प्लेस हो जाएगा। और थेरेपीज कौन सी करनी है वो भी हमने आपको बताई है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम चाहते हैं कि हम ऐसी बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें, जो कि हम कर रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD वाले बच्चे जो हैं, उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, उनकी इस माशरे में एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, और कैसे रवैये रखने चाहिए उन बच्चों के साथ, जिससे वो अपने आप को इन्फीरियर ना और कोई कॉम्प्लेक्सेस ना उनमें आ सके। और ख़ासतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। तो मैं मलिया की तरफ रुख करूँगी। मलिया, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेरेंट्स को ये तो एक डिनाइल में होते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं। नॉर्मली मैंने देखा है कि इवन कि वो थेरेपीज की तरफ भी नहीं जाते, खुद ही ठीक हो जाएगा, और एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। तो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे इस चीज़ को कर्व करें? वो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आजकल सोशल मीडिया अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि आजकल हर एक लेमन वुमन जो पढ़ी लिखी नहीं भी है ना, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों की जिम्मेदारी है, उनको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बच्चों में भी मसले आ रहे हैं। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें, जब कोई सिम्टम, कोई चीज़ नज़र आ रही है, उसको ईजी ना लें कि खुद ही हो जाएगा, सब ऐसे थे, खुद से हो जाएगा। एक्सेप्टेंस है, बहुत आसान काम नहीं है, ईजी सेड देन डूइंग, बट ये कि जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप रेमेडी की तरफ आओगे। हाँ, कुछ मसला है, कोई चीज़ है जो ऑफ है, ऐसा नहीं है। उसके साथ रेमेडी से मुराद है कि आप टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम टू द रेलिवेंट और राइट पीपल, सही लोगों से, किससे किस। लेकिन बच्चा छोटा होता है, आसान होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, 25 साल 30 साल, उनके साथ पेरेंट्स कैसे उनको इस माशरे का हिस्सा बना सके, क्योंकि आज भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, 25-30 साल तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, उन पे काम करने की एज यंग एज है। 25 साल में तो फिर आपकी वो प्रोडक्शन बाहर आ गई ना। बच्चे पे एफर्ट करनी है आपने यंग एज में, जब बच्चा जिस दिन से पैदा हो गया, हर दिन इम्पॉर्टेंट है। पहले 6 से 7 साल बच्चे की तरबियत, तालीम, परवरिश, इन चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ उनकी फूड, न्यूट्रिशन, कहाँ तरबियत। अगर आप देखो आजकल के टाइम पे तरबियत, डूज डोंट्स, डिसिप्लिन, तमीज़, टाइमिंग्स, मैनरिज्म, व्हाट दे ईट, किसी चीज़ से कोई लिमिट रह नहीं गई है। बिकॉज पेरेंट्स थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत आरी हो गया। मतलब अपनी स्क्रीन टाइम से बिजी हैं, अपनी सोशल लाइफ में बिजी हैं, या घर में बिजी हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बच्चे को पैदा करके, उसको पैदा करना मुश्किल नहीं है, तरबियत और तालीम देना असल काम है। उसको डूज एंड डोंट्स बताएं, अपनी ग्रोथ के लिए उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको खुराक, उसको चीज़ें दें, पढ़ाई लिखाई पे वो चीज़ें दें। कहीं किसी चीज़ में कोई बिहेवियर जो कि लग रहे नहीं ठीक है, हम स्कूल पे उंगली उठा लेते हैं। पेरेंट्स का एक ट्रेंड है कि इतनी फीसें देते हैं, स्कूल वाले स्कूल भेज दिए, बच्चा ठीक कर दें। स्कूल कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप खुद अपने बच्चे को कुछ थोड़ा सा, जहाँ कोई मसाइल हैं उनके ऊपर आप कोई उन पर हेल्प करो। पहली चीज़ घर से उसको डिसिप्लिन करें। कई चीज़ें वहीं ठीक हो जाती हैं, फूड इनटेक, स्क्रीन टाइम, इन चीज़ों से। आज के टाइम में वो वक्त है कि बच्चे की जिस खाने की ट्रॉली है, टेबल पे खाना लगता है, जल्दी लाओ, स्क्रीन टाइम्स, सबके आगे एक फ़ोन सेट करके रख दिए जाते हैं, बच्चा खाना शुरू कर देता है। तो मेरी माँ से इसमें हर तरह की, हर कैटेगरी की माँ आती है, आपकी पढ़ी लिखी भी है, आपकी जाहिल भी, आपकी हर तरह की वर्किंग वुमन, दूसरी हाउस वाइफ।
उन सब से मेरी कांस्टेंट है कि ये गुजारिश होती है कि ये स्क्रीन टाइम और खाने का कनेक्शन ब्रेक करें, नंबर 1। नंबर 2, बेड टाइम से घंटा पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम, बच्चे का खाना पीने की एक्टिविटी ख़त्म करवा दें। ठीक है। स्लीप टाइम, फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को डाल लो। बच्चे को जो स्कूल के पढ़ने लिखने के अगर इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस करें और उनकी रेमेडीज आज अवेलेबल हैं, उनके ऊपर एक्सेप्ट करके काम करें। मासूमा, आपके हवाले से देखो इसमें पेरेंट्स के देखो, एक बच्चा आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद जो पेरेंट्स की ओवर थिंकिंग, पेरेंट्स की तकलीफ वो बढ़ना शुरू हो जाती है, खुसूसन माओं की। मैं हमेशा बच्चों को ट्रीट करने से पहले पेरेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। उसमें क्या है कि ब्रेथ वर्क, सांस लेना। देखो आप जब पैदा होते हो, आप सांस लेते हो तो पता लगता है इसकी जिंदगी है। पहली निशानी क्या है? सांस आ रहा है बच्चे को, अच्छा मुबारक हो। जाने के पहले आखिरी निशानी क्या है? सांस चला गया। तो इस सांस लेने और जाने के बीच की नाम का नाम जिंदगी है। और मैं पेरेंट्स को सिखाती हूँ, इसी जिंदगी में आपने कभी टेक्निकली सोच के सांस लिया ही नहीं। सो अगर खाने से पहले ब्रेथ वर्क शुरू कर दे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, बड़े करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। आप वही बात है जो मैनर्स की बात है, मैनर्स के अंदर बिस्मिल्लाह आप सिखाओगे तो वो बच्चा बोलना सीखेगा ना। तो मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ प्लीज 5 ब्रेथ वर्क सिखा दो। वो रूटीन रिचुअल बना लो, खुद को भी फायदा होगा। उसमें क्या आपने बात की कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें, तो पेरेंट्स अपने सांस से ही अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। सांस का अब रिदम प्राणायामा वो नहीं आता, तो मैं इसमें क्विकली एक चीज बता देती हूँ कि आपने स्ट्रेट बैठना है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, नहीं बैठते कहीं और बैठते हैं, जहां पे भी एक फैमिली टाइम जब शुरू होता है, जस्ट स्टार्ट ब्रेथ वर्क। उसमें क्या है कि आपने ब्रीथ करना है, लॉन्ग ब्रेथ्स एंड देन मीडियम ब्रेथ्स एंड देन शॉर्ट ब्रेथ्स। कैसे? हम इसको कहते हैं सो हार्म, एक लफ्ज है आई एम। ठीक है। बीइंग इन द मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेरेंट्स खुद ही मोमेंट में नहीं होते, बच्चे को अपनी फ्रस्ट्रेशन में, ऑफिस की, ससुराल की, मेके की टेंशन के मुताबिक पाल रहे होते हैं। और जब हम फैमिली टाइम पे बैठते हैं तो हम सबका दिमाग अपनी अपनी जगह पे एक और हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल एक और जगह होते हैं, और डांट हम बच्चे को रहे होते हैं, फोकस होके बात बिल्कुल। तो आप खुद ही फोकस नहीं हो, आप बच्चे को कैसे कराओगे? सो मेक श्योर करें कि 10 से 15 मिनट अपने ब्रेथ वर्क में लें, एंड दैट इज सो हार्म। ओके। And then breathe in and breathe out. 10 breaths and then breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And then आखिरी breath, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in it. अब इसको अगर आप दोनों बैठे हो, मैं अगर 5 सेकेंड आपके ले सकती हूँ, टाइम होगा इतना बस हमारा बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि लंबे ब्रेथ्स एंड छोटे ब्रेथ्स, इसको आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हो, मैंने यही ब्रेथ वर्क सिखाया भी है। तो मेक श्योर करें कि ये सोहाम या प्राणायामा YouTube पे कहीं पे भी सर्च करें। थैंक यू सो मच, आपको मिल जाएगा। मलिया लतीफ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ही। थैंक यू सो मच तबीबा मासूमा जहरा। आज हमने डिटेल डिस्कशन की है ऑटिज्म के ऊपर, ADHD के ऊपर। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, और जो पेरेंट्स जो है जिनके बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए बहुत ही थॉटफुल और कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग सेशन था। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमेशा से ही हर इंसान की तवज्जो का मरकज बना रहा है, और अक्सर लोग इसको संजीदगी से लेते हैं, मगर अक्सर लोग खौफजदा भी हो जाते हैं, जिसमें जादुई जो चीज़ें होती हैं या कहते हैं ना कि जिस्मानी अज़ा का जो इस्तेमाल होता है, जादू के असरात कैसे होते हैं, ये कौन लोग करते हैं, इसके असरात दूसरों पे कैसे होते हैं, एक जगह पे जादू किया गया तो 7 समुंदर पार उसको क्या अफेक्ट करता है या नहीं करता। और हाल ही में जो मीडिया में गर्दिश होने वाली खबरों के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कुछ आमिल इंसानी अज़ा को ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने क्लाइंट्स को खुशहाली और ताकत के झूठे वादे देते हैं। तो जो आमिल बाबा कल्चर है वो सच है, वो झूठ है। पूरी दुनिया में ये जो कल्चर है ये कहते ना कि इसका शोर बरपा है, और खासतौर पर अगर हम बरे सगीर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कल्चर है यहाँ ये पाया जाता है। मगर देखना यह है कि यह कल्चर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता
करता है तो किस सतह पे करता है, किस मायनों में करता है, और ये जो जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी की बकरे की सर काट लेना या फिर किसी इंसानी जान ले लेना, कहना कि हमने ये उसका सदका दिया है या इस खून बहा की कीमत में जो है आपका काम हो जाएगा। बहुत सी फिल्म्स भी आई हैं इन चीज़ों के ऊपर। अब फिल्म और हकीकत की दुनिया में कितना फ़र्क है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है, साइकिक रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, समराना शाह में, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समराना? अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड। हाँ बिल्कुल, आप लग भी सुपर गुड रही हैं। अच्छा समराना, मुझे पहले ये बताइएगा कि काला जादू और जादुई रसूमात की जो दुनिया है, क्या उसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल जी हिना, देखिए आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तौर पे, क्योंकि हमारी अपने अगर कुरान में देखें तो जिक्र है जादूगरों का। अगर आप एशियंट हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहाँ पे जादू का जिक्र होता है। फिर जैसे कि कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू जो था वो असर कर गया था। तो ये नहीं आप कह सकते कि जादू से आप लोग जो है वो बच जाओगे या जादूगरों से आप लोग बच जाओगे, बल्कि वो जैसे काले जादू का आपने जिक्र किया है तो इसमें कुछ ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकते हैं। इवन आपका जो सक्सेस है, आपकी लाइफ है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है थ्रू जादू। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि बहुत लोग पावर के लिए जो है वो ऑफरिंग्स करते हैं, जादू करते हैं। जैसे अभी आपने बात की है ऑफरिंग्स की, जिनमें डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं। जैसे कि अपनी सक्सेस को मेंटेन करने के लिए जो है वो ऑफरिंग्स की जाती हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो बकरा, इवन इंसान तक की जो बलि है वो दी जाती है, इंसान की, छोटे बच्चों की, वर्जिन लड़कियों की। अच्छा। तो ये सब और ये सब आपको लगता है कि शायद मे भी जो है AI आगे या जनरेशन और ये सब जो है वो कम हो गया, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, मेरे DMs में लोग आके कह रहे होते हैं, ये नहीं कि पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि इन चीजों से बच जाए। लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप काला जादू कर देंगी, क्या आप पीला नीला जादू करके हमको बता देंगी? तो आप देखेंगे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंसानी अज़ा जो है या जानवरों के जो अज़ा है, उसके इस्तेमाल से वाकई ताकत जो है वो आती है और उस ताकत की बिना पर वो किसी पे जादू कर देते हैं? बिल्कुल जी ना, आजकल तो बल्कि कहते हैं वो जो आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह भी होती है कि आपको यंग और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बाकायदा जो है वो, अच्छा छोटे बच्चे जो है उनके कुछ मखसूस अज़ा होते हैं जो कि खाए जाते हैं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ये भी जो लोग रिसर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यंग रहने के लिए भी ये लोग ये इस तरह की जो है वो चीजें करते हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि हम कहते हैं कि मोस्ट वर्स्ट जो जादू होता है वो किन चीजों पे होता है, तो वो इंसानी हड्डियों पे, ऊंट की हड्डियों पे, बल्कि आप देखोगे इंडिया, बंगाल, वेस्ट। अच्छा मजेदार आपको एक और रिसर्च बता दूं कि लोगों को लगता ही है कि शायद एशियन साइड्स पे जो है वो जादूगर या मैजिशियन जो है वो ज्यादा एक्टिव हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जादू जो है वो वेस्ट साइड पे होता है। अच्छा, वेस्ट साइड पे सबसे ज्यादा जादू होता है और सबसे ज्यादा मानते भी वो हैं जादू को, कंपैरेटिव टू, बिल्कुल कंपैरेटिव टू जो है वो एशियंस या बंगाली बेचारे वैसे बदनाम हो गए, लेकिन जो है वो वेस्ट साइड पे सबसे ज्यादा जादू किया जाता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और जो वर्स्ट जादू है जो अभी आपने जिक्र किया कि जो इंसानी हड्डियों पे होता है, इंसानी या फिर जानवरों की हड्डियों पे होता है, इसमें सांप की खाल यूज करते हैं, इसमें जो है ऊंट की हड्डियां यूज करते हैं, इवन इसमें इंसानी जो है वो पाइनल कोट और हड्डियां वगैरह जो है वो यूज करते हैं, जो कि जानलेवा होता है। अच्छा, ये जादू इस कदर वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट जादू में ये जादू इस कदर वर्स्ट है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो सकती है। अच्छा, सिर्फ 5 दिन का ये लोग स्पेल करते हैं। अच्छा हिना, ये बात नहीं है कि अब हर बंदे पे ही जादू है, हर बंदे पे ही जिन्नात है, क्योंकि देखें इस चीज को करने का, जिस बंदे की अपनी सैलरी 50,000 है वो 5 लाख कैसे देगा किसी जादूगर को? क्योंकि जानलेवा जादू के लिए वो जो जादूगर है या जो रिचुअल करने वाला है वो 5-10 लाख। अच्छा, हमारे सियासतदानों की भी बड़ी रिपोर्ट आई थी जो होता है वो जादू इकोनॉमी की अगर बात करें, जरीदे ने उन्होंने बड़ी एक रिपोर्ट शाया की थी इंटरनेशनली के बुशरा बीबी जो है वो एक हमारे सियासतदान है, उनके ऊपर जादू करती थी। तो बानी पीटीआई के ऊपर भी क्या आपको लगता है जादू हुआ अभी भी वो अंदर ही है?
अगर तो जिस तरह का वो जादू बताते हैं ना कि वो रिचुअल्स करती थी और ब्लैक मैजिक करती थी, मेरे ख्याल से अब तक फिर उस तरीके से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि ये वो जादू है जो कि आपको हर तरह का सक्सेस, और देखिए ब्लैक मैजिक डेफिनेटली काम करता है, ठीक है। तो अब तक ऐसा देखें वो बड़ी, जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ इस बेस पे कि किसी ने मिर्चें वार के फेंक दी या कलेजी, वो तो है ना आपकी या मेरी अम्मी भी वार के फेंकती हैं, तो वो क्या जादूगरनी है? या मैं ये क्लेम कर दूं कि हिना जादूगरनी है जो सिर्फ हुस्न का जादू चलाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जादूगरनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्चें वारना इज वेरी नॉर्मल। गोश्त का सदका वदका देना जो है वो मार्स का हम सदका स्पेशली कहते हैं कि सेहत के हवाले से आप जो है वो गोश्त का सदका देते हैं। हमारे यहाँ खवातीन बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं, अगर उनको कह देना कि आपके घर में जादू है तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी ऑनलाइन आमिल बाबा को ढूंढना शुरू कर देंगी, या तो परस्ती का शिकार हो जाती हैं, मुख्तलिफ आस्थानों में जाती हैं और तावीज लेकर आती हैं, तावीज जलाती हैं, जिससे चाहे अंदर तावीज का कुछ भी ना लिखा हो। तो हम लोग जो खवातीन है वो क्यों इतनी ज्यादा इन चीजों के ऊपर इस पे वो करती हैं, कहते हैं कि आप बाकी बिलीव करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल जी हिना, आपको बताऊं ये रिसर्च सामने आई है कि हर एशियन घर में एक जिन रहता है, ठीक है। अब वहां से बच्चे भी चीजें गायब कर रहे हैं, लेकिन वो नाम जिन्नों का ही है। दादियां नानियों ने जो वो कहते हैं हमारे ना इनहेरिटली इंजेक्ट कर दिया है कि कुछ भी बुरा हो रहा है ना तो ब्लेम इजीली जिन पे डाल दो, ब्लेम इजीली जादू हो रहा है, जादू पे डाल दो, या फिर आप कोई आलिम बाबा जिसने छोटे मोटे मौके काबू किए जो आपको आपकी पूरी हिस्ट्री खानदान की बता देगा। नहीं, आप ऐसी बातें करिए। पॉडकास्ट के अंदर एक मैंने देखा उन्होंने जिन बुला लिया था, जादू कर दिया था उन्होंने। खुदा से डरें। देखिए मैंने अभी कल भी इस बात पे शो किया कि नहीं पॉसिबल, आपका कोई एनर्जी जहां इंसान है, जहां इतनी सारी लाइट है, पॉसिबल ही नहीं है। वो मैं आपको बताती हूँ वो जिन कैसे वो सर पे वो पहना हुआ था एक, वो मैं विटनेस करती हूँ आपको मैं बताती हूँ। मुझे भी ये ऑफर हुई थी कि हम ना, आप बैठिएगा, हम लाइटें ऑन ऑफ कर देंगे, आपके ना जिन आ गया तो हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। देखिए खुदा के लिए इस तरह की आप हरकतें ना करें, एनर्जीज इजी नहीं है इस तरह। मैं चैलेंज करती हूँ कि नहीं ऐसे जिन आते, नहीं ऐसे एनर्जीज आपके पास आती, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की बात करें, वो भी कहते हैं कि कैसे पता लग सकता है कि इस कमरे में जो है पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है? अच्छा जी, इसके लिए एक रेमेडी हम बताते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो स्टडी करके आई हूँ, मैं बाकायदा इस चीज को पढ़ के आई हूँ, तो मैं ऑथेंटिक चीजें बताती हूँ। देखिए पानी प्रूव हुआ है साइंस से कि आपकी नेगेटिविटी इनटेक करता है, आपकी पॉजिटिविटी इनटेक करता है, आपकी बातें भी सुनता है पानी। तो आपके घर में आप बजाय किसी आलिम बाबा या किसी के पास जाओ, अपने घर में आप खुद पता कर सकते हो कि कितनी नेगेटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी नहीं है, या फिर कोई जिन या जादू भी है तो भी इस अमल से जो है आप पता लगा सकते हो। जैसे ही ना एक गिलास जो है वो प्योर गिलास ऑफ वाटर आप ले लें, ठीक है, उसके अंदर एक नींबू, हमारे बड़े तंत्र मंत्र में यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी जादू भी इसको हम कहते हैं। तो आप नींबू तरोताजा होना चाहिए, ये नहीं कि आप नींबू जो सड़ा गला ले लो फिर बाद में आप लोग सब औरतें मेरे सर पे आ जाए भाई जादू ही है, तो ऐसा नहीं होगा। तरोताजा नींबू लेके आप वो पानी में डिप कर दें, उसको जो है वो जो आपको लगता है स्पेसिफिक एरिया मेरे घर का जहां पे कुछ शक है आपको, वहां पे आप बेशक रख दे, नॉर्थ वेस्ट साइड पे आपने जो है वो रख देना है, ठीक है। फिर आपने सुबह आप उसको देखें या 2-3 घंटे बाद आप देखें कि नींबू किस पोजीशन में है, पैंदे में बैठ गया कि नींबू जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर पैंदे में बैठ गया तो उस घर में नेगेटिविटी कम है, ठीक है। अगर वो नींबू फ्लोट कर गया तो इट मींस कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी, किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, किसी चीज की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, कुछ भी वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है, बल्कि उसको फिर जो है वो अगर रिचुअल या आप पे कोई टूना है उसको हमने रिमूव कैसे करना है उसका भी मैं तरीका जो है आज सबको बता के जाऊंगी, क्योंकि ये तो हर कोई बताएगा आपको कि किस तरह से आपने नेगेटिविटी देखनी है, अब उसको रिमूव कैसे करना है। अच्छा, ये उस पे वर्क करेगा जहां पे थोड़ा जरा नेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक का तो फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चीजें रिमूव हो, असर निकलता है। बिल्कुल, अगर छोटा मोटा किसी ने बंदिश करवाई हुई है आपके ऊपर या तावीज आपके घर में कुछ इस तरह की चीज है, तो उसको कैसे आप उसकी नेगेटिविटी कैसे रिमूव करोगे। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, थोड़ा मे बी लेंथी आपको लगे। 2 इलायची आपने ले लेना है, 2 आपने हर घर में लौंग मिल जाएंगे, 2 आपने लौंग ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो है 7 दाने आप ले लो, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं ये बड़ा इनका तंत्र मंत्र में बड़ा यूज होता है और ये नेगेटिविटी रिमूव करने में ये साइंस भी प्रूव करती है कि इनका जो है इन एलिमेंट्स जो है ये काम करते हैं। तो आप क्या करो, 7 दफा क्लॉकवाइज 7 दफा एंटी क्लॉकवाइज आप वो सारा घुमा लो। अच्छा, इसको फिर जो है वो फेंक के जो है ना, जो आपके मजहब के अकॉर्डिंग, जैसे सूरह नास होगी हमारे पास बड़ी पावरफुल है, सूरह बकरा की लास्ट आयात, ये पढ़ के पूरे घर में आप वो घुमा के इसको आपने फेंकना का है। नदी या फिर जो नहर है, पानी के अंदर आपने वो फेंक देना और आपने मैनिफेस्ट करना है कि मेरे घर से जितना भी जो भी असर है वो निकल गया। आप बिलीव करेंगे कि ये 2-3 दफा ही करने के बाद जो है ना, आपको ऑटोमेटिकली अपने घर में वो नेगेटिविटी रिमूव होती हुई दिखेगी, ऑटोमेटिकली आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये रेमेडी अक्सर हमने देखा है, लोग कहते हैं हमारी कमीजों पे खून के छींटे गिरना शुरू हो गए हैं, कोई ना कोई मसला है, तो मुझे उसके बारे में बताएं। तावीज घर से निकलते हैं, वो भी दिमाग में होता है। कमीजों में या किसी भी कपड़े में सुराख हो जाना जगह 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 जगह, इसका भी कहते हैं काला जादू के असरात में से आता है। और बिल्ली का घर में बहुत बार रोना, बहुत रो रही है बिल्ली, रो रही है, कोई मरने वाला, ये क्या है? ये वाकई जादू है? ओहो, ये बातें भी ना बस वो कहते हैं थोड़ी ये सुपरस्टिशियस है। देखें, बिल्ली का कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्ली का रोना जैसे बड़ा ही मैंने सुना है, बड़ा मनहूस मानते हैं और कहते हैं कि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड। हमारी दादी नानियों ने एक स्टोरी बना दी हुई है ताकि बिल्लियां जो हैं वो दूध ना पी जाएं घर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्ली से कुछ भी नहीं होता। हाँ, बहरहाल आप अलर्ट हो जाएं। ब्लैक मैजिक की जो मैं मोटे मोटे सिम्टम्स बता देती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि हर किसी पे है ना, कोई इतना पैसा लगा के अगलों ने जो 40-40 दिन के चिल्ले आपके लिए काटने हैं, आपसे वो 3-3 लाख लेंगे, तो हर आम बंदे पे कैसे हो सकता है? नहीं है पॉसिबल भाई। आम लोगों पे जिन्नात का आना या फिर जादू का होना नहीं है इस तरह से पॉसिबल। क्या सिम्टम्स है काले जादू? बड़े मोटे मोटे सिम्टम्स अगर मैं कहूँ, जैसे आपके कपड़ों पे खून के धब्बे अक्सर लग जाते हैं, आपके कपड़े कट जाते हैं, तो ये जो है इन्हें हम कहते हैं कि जिन्नात या ब्लैक मैजिक आप पे हो सकता है। घर के टैब्स अक्सर आपके खराब रहते हैं। दूसरा, घर की लाइटें आपकी अक्सर खराब रहती हैं। उस घर में टेम्परेचर, खास तौर पे इस बात को आपने नोटिस करना है कि घर का जो टेम्परेचर है वो अनयूजुअल होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर सम टाइम गिर जाएगा, सम टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अप हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आपने जो है अलर्ट हो जाना है। अगर ये सारी निशानियां, ये नहीं कि एक पे आपकी जान निकल जाए, आ गई है भाई हमारी टूटियां खराब है, हाँ आ गई है कोई जादूगरनी चुड़ैल, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सिम्टम्स अगर हैं और उस घर में आप देखोगे झगड़े बहुत होते होंगे जिस घर में ब्लैक मैजिक होगा। अच्छा, फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको जो है वो ह्यूमन इंट्यूशंस और अल्लाह ताला आपको खुद ही बता देता है। आपके ड्रीम्स में जादूगर आएंगे, आपके ख्वाबों में इस तरह की एंटिटीज आना शुरू हो जाएंगी जब ब्लैक मैजिक होगा। तो ये सब सिम्टम्स जब आपको नजर आ रहे हैं तो फिर आपने अलर्ट हो जाना है, फिर आप जो है वो डेफिनेटली किसी कंसल्टेंट। जादूगर की क्या पहचान है? हम कैसे पता लगा सकते हैं ये जादूगर है? बिल्कुल जी, ये है ना, बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि देखिए हर कोई मुंह उठा के हर किसी के पास चला जाता है। ये बाबा जो है बड़ा मशहूर है, ठीक है, इस बाबे के पास जाओ। लेकिन आप लोगों ने जो है पहचानना कैसे है कि ये स्पिरिचुअल है, ये कोई वाकई आलिम है या कोई जादूगर है? अच्छा, उसका मैं आपको बता देती हूँ। जिस इंसान ने ज्यादा ये अंगूठियां पहनी होती हैं, ये यहूदियों की रिवायत थी कि बहुत सारी अंगूठियां, वो आजकल एस्ट्रोलॉजर वो बने हुए हैं ना, साइकिक रीडर्स खुद ही अपने आप ही नॉलेज के बगैर ही। हाँ। तो जिसने अंगूठियां ज्यादा पहनी हुई है, जिसने यहाँ पे ऑरेंज धागे पहने हुए हैं, जिसने गले में बहुत सारे ब्लैक धागे पहने हुए हैं, और जो आपसे आपकी वालदा का नाम पूछे, वहीं पे आपने अलर्ट हो जाना है कि ये तो कोई काले इल्म वाला या कोई जादूगर है, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर नहीं है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलर कभी भी आपसे आपकी वालदा का नाम नहीं पूछेगा, वो कभी भी बहुत सारी रिंग्स नहीं पहनते, वो कभी भी, वो आजकल तो बाबे नहा के नहीं आते माशाल्लाह, 5-5 दिन खुद जो नहीं नहाता और सर पे आपका सर पे लगाया होता है, वो सर पे देखो वो ऑरेंज या फिर ब्लैक कलर का कुछ भी ज्यादा जिन्होंने पहना, तो आपने सतर्क हो जाना है कि ये लोग जो है ये जादूगर है, ये कोई हीलर्स नहीं है। तो उनके पास ना जाओ, बल्कि है ना, वो तो आप एक सांस में आपको बता देंगे आपकी वालदा का नाम, आपके फादर का नाम, आपके पूरे खानदान। आप इम्प्रेस, हमारी माएं बहनें बड़ा इम्प्रेस हो जाएंगी। देखिए, उन्होंने छोटे छोटे जो है ना वो मौकिल काबू किए होते हैं, जो आपको सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, प्रेजेंट कभी कोई नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजर
कोई हम सिर्फ इंडिकेशन दे सकते हैं, हमें अल्लाह ताला ने वो एबिलिटी नहीं दी कि हम आपको बता सकें कि जादू किसने किया, कैसे किया, या तस्वीर सामने ले आए। जो अच्छा जो रिचुअल हीलर है वो नहीं करते। ऐसा भी हुआ है किसी बाबे के पास जाओ ना, तो वो कहता है आपके ख्वाब में आ जाएगा, आप इतने पैसे दे दें, आपके ख्वाब में आ जाएगा किसने जादू किया है। ख्वाब में बंदा 2 साल वेट करता रहता, ख्वाब ही नहीं आता। ख्वाब मैं तुम्हें भेज दूं, ठीक है। वो टेलीपैथी वाले जो छोटे ट्रिक्स वाले, जैसे अभी आपकी ऑडियंस को अगर हम कहें कि आप 1-10 में से नंबर सिलेक्ट करें, ठीक है, तो आप बेशक आप देख लीजिएगा, नीचे आप कमेंट्स कीजिएगा कि आप कौन कौन से नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर मेरे इनबॉक्स में आके पूछे, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आपने नंबर सिलेक्ट किए हैं। लाइक 99% लोग कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये कुछ टेलीपैथी के ट्रिक्स होते हैं, या फिर सीधे ठग ले इधर मुंह देख के ना, कि मुंह देखो ये बीबी बड़ी मालदार है और इसको जो है फिर इस पे डाल दो, 2-3 लाख निकलवा लो इससे। तो ये होता है जो अच्छे फेस रीडर्स हैं। बल्कि कुछ मैं आपको हिना बताऊं, वो बाहर बंदे बिठाए होते हैं उन्होंने अपने, वो बीबी जाती है बेचारी बाहर वाली को स्टोरी सुना के आती है, भाई मेरे तो ऐसा, वो अंदर जाके सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो जी सारा आपको ऑलरेडी उनकी तुमने कुछ नहीं बताना, मैं बताऊंगा। तो वो हमारी माए बहनें एशियंस बड़ी इंप्रेस हो के फिर माशाल्लाह फिर ऐसे पैसा पानी की तरह बहाती हैं। तो थोड़ा सा जो है वो इन चीजों को अवॉइड करें और थोड़ा सा अपनी जो है वो वसी करें, नॉलेज को वसी करें। क्योंकि देखें ही ना, जितने भी पेशेंट्स मेरे पास अब आते हैं, दे बीन 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू, ठीक है। तो अब उनको लगता है कि कोई जिन है, या जो ज्यादा आप बीमार रहते हो जब, तो भी आपका माइंड जो है वो इस तरह की फैब्रिकेटेड चीजें बनाना शुरू कर देता है। या फिर आपकी बॉडी में पानी का इंटेक अगर पूरा नहीं है, तो भी आपका माइंड इस तरह की फैब्रिकेटेड चीजें बनाना शुरू कर देता है। या फिर वही बात है कि हमारे यहाँ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल है ना, अब हमारे यहाँ वही बात है कि जो नाकाम है उस पे जादू या जिन है, जो सक्सेसफुल है उस पे कोई जिन या नहीं, बल्कि यार वेस्ट में ये बात बताओ, वेस्टर्न साइड पे क्यों नहीं नजर लगती? क्यों वो बाल भी खुले छोड़ के जाते हैं, वो खुशबू भी लगाते हैं, उन पे जिन जादू क्यों नहीं होता? क्या वजह है उसका? देखें, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, उनका ऑरा स्ट्रांग है, वो नहीं इन चीजों को मानते। वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। आपको कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई जादूगर आवाज दे रहा, आप रिएक्ट ना करो, मैं कहती हूँ वो कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकेगा। आप लोग उस पर रिएक्ट करते हो। आपसे लोग कहते हैं हमने पहाड़ों पे ना उल्टी पांव वाली लड़की औरत देखी। उल्टे पांव वाली औरत भी बड़ी मशहूर किस्सा है, हर बंदे ने मरी में देखी है यार। वो चुड़ैले को जो डायने है ना, वो बड़ी स्मार्ट। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एंटिटीज और जिन्नात होते हैं ना, ये हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये ऐसे नहीं, अगले देखो लड़के ही देख के दुल्हने बन जाती है। बहुत खराब थी तो मैं चली गई, मुझे किसी ने कहा दम करा, दम करो, मैं झाड़ू मार मार के मेरे सर में वैसे जिन निकल, अगला ही दिमाग झाड़ू मार मार के उसने कहा भाई वैसे तो ये सफाई करती नहीं, इसको झाड़ू मार मार के इसका दिमाग साफ कर। बिल्कुल ऐसा ही। तो बड़े इस तरह के झाड़न और इन चीजों से बचो, कुछ भी इन चीजों में नहीं रखा, उल्टा आप अपने पैसे बर्बाद करोगे। बिल्कुल आप लोग जो है वो अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज है आपके, तो आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, हमारे पास आए अगर आपको जो है, हम ताकि आपको वेरीफाई करें, वरना लोग आपको ठगते हैं। थैंक यू सो मच। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी, साइकिक रीडर समराना शाह, जिन्होंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कौन सी जो एनर्जी है। अगर घर में आप कोई चीज ऐसी महसूस कर रहे हैं जो कि हमने बताए, जो सिम्टम्स बताए हैं, तो उस हिसाब से आप जो है किसी से कंसल्ट कर सकते हैं और रेमेडीज कर सकते हैं, जो कि समराना ने बताई। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। शादियों का सीजन चल रहा है और अक्सर घर में जो होती हैं फैशन ट्रेंड्स के ऊपर बात होती है, धूमें मची होती हैं, मगर ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन ने क्या पहनना है, कैसे अपना बनाव सिंगार करना है, कैसे नजर आना है। जब ख़वातीन की बात होती है तो उनकी शाना मशाना आजकल मर्द हजरात भी कहते हैं ना कि पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वो भी डिज़ाइनर्स के पास जाएं और हर फंक्शन के लिए, हर इवेंट के लिए अपनी कहते ना कि बेगम के साथ मैचिंग आउटफिट पहने। तो हमने सोचा आज हम आपको मर्दों के फैशंस के बारे में बताएंगे, उनके कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सा कट चल रहा है, कौन सा कॉलर चल रहा है,
कौन सा कफ चल रहा है और किस बॉडी टाइप को क्या पहनना चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात की भी बॉडी एनाटॉमी डिफरेंट है, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई चौड़े हैं, किसी की आर्म्स के ऊपर ज्यादा फैट है, कोई नीचे उनका लोअर हिप एरिया ज्यादा है। तो शादियों की मुनासबत के हिसाब से, मौसम की मुनासबत के हिसाब से उनको कौन सी कलर्स पहनने चाहिए, कौन सी कलर पैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने सोचा कि आज हम आपको मर्दों के डिजाइनर से मिलवाते हैं और जो कि स्पेशली कस्टम मेड आउटफिट्स, बिस्पोक आउटफिट्स जो है बनाते हैं और उनकी टेलरिंग जो है बिस्पोक होती है। आप उनके पास ऑर्डर देंगी तो वो आपकी कितना के सेंस के मुताबिक, आपके स्टाइल के मुताबिक, आपकी बॉडी एनाटॉमी के मुताबिक जो है वो डिजाइन करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ फैशन डिजाइनर, आउटफिट एक्सपर्ट हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। सर, ख़वातीन का फैशन हमेशा से अरूज पे रहा है। ख़वातीन फैशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि डोमिनेट कराती हैं, और चाहे वो कोई भी इवेंट हो। और मर्द बेचारे हमेशा से कुछ भी पहन लेते थे, निकाल दो पुराना पहन लेते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ साथ मर्द हजरात भी चेंज हो गए हैं, उनके भी डिजाइनर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं और उनके कट्स, उनके कहते हैं ना स्टाइल्स, उनके कलर पैलेट्स भी ख़वातीन से बहुत रिलेटेबल है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखें, बाकी चीज़ें जो हैं वो दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड, और मर्द हजरात जो हैं जो हमारे पास आते हैं, बाय द वे आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट, बेसिकली न्यूयॉर्क से हूँ, काफ़ी साल वहाँ गुजारे हैं। तो उनमें बड़ी ग्रेट सेंस आ गई है कि दे वांट टू लुक एज स्टाइलिश एज देयर ब्राइड, अगर शादी हो रही है या जहाँ भी जाते हैं। मैं आई बीन हियर फॉर लाइक 7 years नाउ, न्यूयॉर्क से यहाँ पे आया हूँ और मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ। एंड आई थॉट कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन लोगों में इतना इंटरेस्ट है, खासतौर पर मैन की बात करता हूँ बिकॉज माई फोकस इज मैन, दे रियली वांट टू लुक गुड। और शादी जब आती है तो फिर दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस कि उनकी लुक कैसे होनी चाहिए। जो मैं उनको ऑफ़र करता हूँ वो ये है कि मैं उनके साथ बैठता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं बड़े फ्लेम्बॉयंट होते हैं, कुछ लोग हैं बड़े कंसर्वेटिव होते हैं। अब अगर एक बंदा जो कंसर्वेटिव है उसको आप फ्लेम्बॉयंट की ड्रेसिंग करवा देंगे तो वो उसको कैरी नहीं कर सकेगा। इसमें सारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज द क्लोथिंग। तो इसमें सबसे पहले तो पर्सनैलिटी एनालिसिस है। वो कैसे पता चलता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उसके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है। यू टॉक टू एनीबॉडी इन 10-15 minutes यू कैन फिगर आउट, बैठने से पता लगता है, पता चलता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि करते क्या है, प्रोफेशन क्या है। अच्छा, आप कहेंगे कि प्रोफेशन का ताल्लुक है शादी, शादी है तो प्रोफेशन उससे क्या रिलेशनशिप है। अक्सर लोग मुझे कहते भी हैं, मैं पूछता हूँ अच्छा आप करते क्या हैं, तो कहने लगे कि यार हम साहब इसका मेरी शादी और इससे ताल्लुक क्या है। तो मैं कहा मैं बताता हूँ आपका ताल्लुक क्या है। अब लेट्स से अगर आप एक CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना, तो आपने जो गेस्ट आने सारे वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे ना, सारे प्रोफेशनल होंगे। तो आप वहाँ बड़ी लाउड सी ड्रेसिंग करके आ जाते हैं, बहुत ही वो कहते हैं ना मेले ठेले वाली। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। नाउ दैट डजंट मीन कि आपने स्टाइलिश नहीं लगना, दैट डजंट मीन कि आपने एलिगेंट नहीं लगना। और खास तौर पर मैचिंग में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखती हैं कि वो दूल्हा बेचारा खार हो रहा होता है, वो अपना सूट लेके, शर्ट लेके स्टोर टू स्टोर जा रहा होता है, सिर्फ कि कौन सी टाई, कौन सा पॉकेट स्क्वायर जो है वो मैच करेगा। अच्छा, उसमें अब मोस्टली सेल्समैन जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इनकी ओरिएंटेशन कोई नहीं है, इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं है, स्टाइलिश नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ग्रीन शर्ट ग्रीन टाई, उसने रेड पहना है तो रेड टाई कर लो। आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क। इसका तरीका यह है कि आप उसमें से जो कोई एक्सेंट कलर लें जो अपने ब्राइड ने पहनना है, उसमें से आप कुछ कलर्स लें, अपनी आउटफिट को तबाह बर्बाद मत करें उसके साथ मैच करने में। इट्स ऑल अबाउट फोटोग्राफी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें आपने कौन सा कलर पहनना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दूल्हे की बात करते हैं, ठीक है, वलीमे की बात है। तो अगर आप दूल्हा डार्क कलर में आ जाए, लेट्स से उसने ब्लैक सूट पहन लिया फॉर एग्जांपल, इट डजंट मैटर कि दुल्हन ने क्या पहना है, बिकॉज दैट्स गोना वर्क विद दैट कलर, कॉम्बिनेशन इज गोना बी एक्सीलेंट। उसके साथ लेट्स से उसने रेड पहना है तो इट्स एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। उसने अगर बहुत पीच पहना है, स्टिल इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो आपने डार्कर कलर में आपने यू कैन लुक वेरी गुड इन दैट, आल्सो वेरी पावरफुल। एंड सो आई वुड से कि ये उसमें टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द होल पर्पस इज, देखें शादी की जो सारी ड्रेसिंग है उसमें सिर्फ एक ही पर्पस है कि पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए। फोटोग्राफी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, इसलिए आजकल जो है क्योंकि फोटो जो है ना इसको ना बी देयर फॉर अनदर 50 years। तो ये ना हो कि एक दिन
आपने दादा भी बनना है। हाँ। तो आपका पोता ठीक है, डिजाइन तो हम करा लेते हैं, लेकिन आउटफिट को कैसे कैरी करना है, कैसे पहनना है, कैसी पर्सनालिटी कैरी करनी है, तो हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि आप हमें बाकी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास आज मॉडल्स भी हैं और हमारे पास आज आउटफिट्स की टाइप्स भी हैं। वो छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको डेमो देंगे कि आपने जो है अपने बड़े इवेंट्स में, बिग इवेंट्स को कहते हैं, बिग डे कहते हैं, उसमें कैसे अच्छा लगना है, कौन कौन से कंट्रास्ट पहनने हैं और कैरी आउट कैसे करना है। ओवर टू यू हामिद साहब। एक्चुअली यू आर लुकिंग एट द मॉडल राइट नाउ। जी, मॉडल। तो इन्होंने जो है ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें नेवी जो मैंने जैकेट जिसे ब्लेजर कहते हैं वो चूज़ किया है, क्योंकि नेवी जैकेट जो है ना वो इस मोस्ट पावरफुल जैकेट पूरी दुनिया में, अगर आप देखें मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो नेवी जैकेट पहनी होती है, साथ में उन्होंने ग्रे पैंट पहनी होती है। और इसमें अगर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसे ड्रेसअप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा। टाई लगा लेंगे तो ड्रेसअप हो गया, जैसे टाई लगाई हुई है। अगर हम टाई अभी रिमूव कर देते हैं तो ये ओपन कॉलर के साथ इट्स गोना लुक वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह पॉकेट स्क्वेयर है लगा हुआ, पॉकेट स्क्वेयर इसे कहते हैं। आप पॉकेट स्क्वेयर रिमूव भी कर सकते हैं, अगर पॉकेट स्क्वेयर रिमूव कर लें तो इट्स मोर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव लुक, और जो ही आप ये लगाते हैं तो ये थोड़ा सा एलिवेट कर देता है स्टाइलिश को। तो इसके दो तीन तरीके हैं लगाने के। एक तो तरीका ये है कि इसको आप ऐसे पकड़ लें और इस तरह फ्लावर सा बन जाता है, एंड यू जस्ट शव इट इन हियर एंड यू नो ये बन जाता है। और दूसरा ये है कि इसकी आप जो है ना इसकी एजेस जो है ऐसे कर सकते हैं, और एजेस के ऐसे करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। और या फिर मेरी तरह कर लें जिसे प्रेसिडेंशियल स्टाइल कहते हैं, आप तीसरा स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें खूबसूरती ये है कि जो आपकी नेवी जैकेट है ना, पहली बात ये कर लें कि जो जैकेट है ना दैट गिव्स यू पावर। पैंट शर्ट की एक्चुअली इम्पैक्ट सिफर है, जीरो है। अगर आप पैंट शर्ट जैकेट है इसका, अगर हम फैब्रिक की बात करें, ट्रॉपिकल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं जब आप बैठते हो, राइट और डज नॉट लुक नाइस इन एन इवेंट। एग्जैक्टली। और वेदर भी हमारा जो है ना 8-9 महीने तो गर्म है ना, तो मैं कहूँगा ट्रॉपिकल होना चाहिए ताकि आप सारा साल पहन सकें। और फैब्रिक यह है कि अगर अच्छा फैब्रिक होगा तो रिंकल नहीं करेगा, उसकी फॉल बड़ी अच्छी होगी। ऑब्वियसली फैब्रिक जो है वो अच्छा होगा तो तभी एक अच्छा गारमेंट बनेगा। लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ गारमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है फिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे बड़ी बात इनकी बात यह है कि ही इज़ नॉट ए वेरी टॉल गाय, राइट। आप देख रहे हैं कि इसकी कोट की जो लेंथ है परफेक्ट है। अच्छा, अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए इनके लिए तो आई थिंक इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर हिम। मोस्टली होता है शॉर्ट मैन जो होते हैं, जिन शॉर्टर मींस 5-6 और उसके अंडर है, तो शॉर्टर लंबी उनके पास बेचारों के पास चॉइस कोई नहीं है ना। ब्रांड पे जो चीज़ें मिलती हैं वो तो सारी लंबी, तो इस तरह लगता है कि जैसे वो डैड के कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी बात है फिटिंग में देखिए कि शर्ट जो है उसकी फिटिंग जो है वो यूजुअली होता है कि स्लीव्स बड़ी लंबी हो जाती हैं शॉर्ट कट में, तो सारा दिन बंदा ऐसे ऐसे करता रहता है। तो यू हैव टू रियली पुट इट टुगेदर। फिटिंग जो है ना वो पैरामाउंट है। इसी पे बात कर लेते हैं शॉर्ट बॉडी के ऊपर। यू नो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर किस्म की बॉडी बनाई है, टॉल हैं, हैवी हैं, शॉर्ट हैं। तो शॉर्ट में जो आपकी फिटिंग जो है इमैकुलेट होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन आपके बड़े टाइट होने चाहिए। और उसके बाद ये है कि सबसे बड़ी बात है कि पावरफुल ड्रेसिंग करिए। आपने जो है सेम कॉम्बिनेशन नहीं किया, आपने कंट्रास्ट दिया है, नेवी ब्लू के साथ ग्रे किया है, तो इस पे कंट्रास्ट कौन से हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है? सेम तो सूट हो जाएगा ना, वो 2 पीस सूट हो जाएगा। ये तो समझ लें कि ये आपका स्मार्ट कैजुअल है। स्मार्ट कैजुअल है, बिजनेस कैजुअल है, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट में पैंट पहनेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात भी हो सकती है कि इसको पैंट को और डिफरेंट कलर्स भी किए जा सकते हैं। इसमें खाकी कलर कर बड़ा अच्छा कलर है, उसके साथ करेंगे तो वो बड़ी एक जिसे कहते हैं ओल्ड मनी लुक आ जाती है। यू नो नेवी ब्लेजर है, खाकी पैंट है, तो कहते हैं ना कि जद्दी पुश्ती अमीर लोग जो हैं वो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो आप जो है वो अगर आप इतने अमीर नहीं है, आप अमीर लग सकते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी मिथ्स होती हैं कि हम तो काले हैं, हम क्या पहने, हम तो ब्रॉड हैं, हम क्या पहने, हम तो छोटे हाइट के, हम क्या पहने। तो मर्दों में भी मिथ्स होती हैं। एब्सोल्युटली। क्या सुनते हैं मर्द जो है, मैं आपको बताऊं कि आपसे ज्यादा सेंसिटिव है, खवातीन से ज्यादा। जो आते हैं वो कहते हैं कि दरवाजा बंद करें, मैंने बात करनी है आपसे। दे वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस। और खासतौर पर हमारी जो यंग जनरेशन है वो और ज्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि उनका दूसरे जेंडर के साथ उनका इंटरेक्शन है, तो दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो आई वुड से कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है एंड दे वांट टू नो। मैं जो फैक्टर इन करता हूँ, ये मैंने बताता हूँ कि देखें, अपनी लुक को तो एक साइड पे रखें ना, आपको इंपॉर्टेंट लगना चाहिए, आपको पावरफुल लगना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। प्रिंस कोट जो हैं या फुल ब्लेजर्स जो है शलवार कमीजों के ऊपर बहुत चल रही है, जिसे डमी ने पहना हुआ है, जूम इन करके दिखा सकते हैं।
तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कौन कौन से लुक के जो मर्द हजरात हैं वो पहन सकते हैं? देखिए, अगर सपोज जैसे अगर आप ज़्यादा टॉल नहीं हैं तो आपने जैसे आपने बारात पे क्या पहनना है, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप ये शेरवानी पहन लें, तो शेरवानी में आई थिंक यू नॉट गोना लुक दैट ग्रेट, उसके लिए कद चाहिए आपको, ठीक है। और या फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा कुल्ला पहनेंगे, वो दैट लुक्स वेरी, हाँ, वो होता है, आप बड़ा आर्ट लगता है। हाँ। अच्छा, तो उसमें ये है कि जो बेहतरीन है वो है कि आप प्रिंस कोट ले लें और उसके साथ आप उसका ट्राउज़र ले लें, उसमें आप लंबे भी लगेंगे और स्लीक भी लगेंगे, एंड आई थिंक यू गोना लुक फैंटास्टिक। इस आउटफिट की बात करें। अच्छा, ये आउटफिट जो है ना, ये थोड़ी सी हटके है। ये आउटफिट जो है ये एक्चुअली मेहंदी वेंदी के लिए बड़ी अच्छी आउटफिट है, या यू नो निकाह के लिए भी अच्छी आउटफिट है। कलर भी इसका देख लीजिए। अच्छा, कपड़ा बहुत खूबसूरत है इसका, वेरी नाइस। आई थिंक इसको क्या कहते हैं, चिकनकारी? अच्छा, इसको ये कि इसमें डिफरेंट एक्चुअली डिफरेंट मोटिफ है। तो इसमें दो तीन तरह के कपड़े होते हैं। एक होता है कि जो जामावार होता है, एक होता है करंडी, जैसे ये करंडी में बना हुआ है। तो करंडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। तो इसमें काफ़ी मोटिफ यू नो अवेलेबल होते हैं। तो आप मैं ये देखता हूँ कि यू नो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा मोटिफ उसके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे अगर बॉडी बड़ी है तो छोटा सा मोटिफ लगाया हो तो ऑब्वियसली इज नॉट गोना वर्क फॉर दैट। तो बॉडी यहाँ लोग ज्यादा थोड़ा सा फ्लैशी कपड़े मांगते हैं। लाहौर की अगर हम स्पेशली बात करें, पीपल वांट्स टू पॉप आउट। अगर दुल्हन ने बड़ा चमक दमक वाला जोड़ा पहना है तो दे वांट कि उनका भी कुछ ना कुछ चमक में आए। तो आप इसको कैसे डील करते हैं? मैं उसे कहता हूँ कि इसकी चमक इज चीप, उसके लिए चमक ठीक है, आपके लिए चमक ठीक नहीं है। तो यू डोंट वांट टू लुक चीप। देखिए, उसमें यह है कि आप मैट में आए, जैसे आपने टू पीस सूट पहना हुआ है, आपने देखा ना कई बड़े चमकीले से सूट पहने होते हैं। ब्रोचेस बन रहे हैं आजकल, पॉकेट के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों वाले ब्रोचेस बंदे बनवा रहे हैं। क्या आपके पास? नहीं, मैं नहीं करता। उसकी वजह मैं उसे पता है, एक बात कह के कन्विंस कर लेता हूँ। मैं कहता देखें, फोकस सारा आप पे होना चाहिए, ना कि ब्रोच पे होना चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे। तो जब आप जाएंगे, यू नो दिस योर डे, यूर द यू नो मेन मैन देयर, तो अगर आपने सारा फोकस यहाँ ले आया, ये फोकस कहीं और लेके गए, या आपने बड़े शाइनी शूज़ पहन लिए, या अगर आपने कोई भी एम्बेलिशमेंट कर ली ना, तो फोकस आप पे नहीं रहेगा, फोकस उस पर चला जाएगा। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, आपने स्टाइलिश लगना है, बिकॉज शी लुक्स वेरी स्टाइलिश। तो उसका ये है कि उसमें बेहतरीन कलर्स हैं जो सॉलिड कलर्स में आ जाएं। मेरी सजेशन ये है कि ब्लैक सूट ले लें, नेवी ले लें, डार्क नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। ये चार जो है ना सेंट्रल सूट्स हैं जो कि दूल्हे के लिए बड़े अच्छे हैं। यानी मैरून से आप परहेज करें, और इस तरह के वाइट है तो कई लोग कहते हैं मैं वाइट पहनूंगा सूट, तो मैंने कहा फिर घोड़ा भी ले आए। फिर आप जब बीच पे आप शादी करें, तो ऐसे तो नहीं है ना, आपने तो जाके कैनपी में जाके आपने शादी करनी है। तो आई वुड से कि डार्क कलर में आ जाए। उसके बाद शर्ट को वाइट रखें, उसमें बिल्कुल प्योर वाइट कर लें, और साथ में उसके जो है टाई और पॉकेट्स के जो है वो उसका एक्सेंट कलर लें। जो अच्छा, अगर हम इसी मॉडल ने जो सूट पहना हुआ है इसके ऊपर ही बात करें, तो इस पैंट के साथ कौन सा ब्लेजर का और कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखिए, इसके साथ ब्लैक का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। ब्लैक एंड ग्रे इज ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। इनके लिए खास तौर पे इनके लिए एलोंगेट भी करेगा। अगर सेम कलर में जा जाए, ये कलर जो है थोड़ा सा अगर हम इसे डार्कर कर लें तो इज गोना इवन लुक लॉन्गर। आजकल क्रॉप पैंट्स चल रही हैं, बहुत फैशन है कि ब्लेजर फिटिंग में हो क्रॉप पैंट्स, क्योंकि लड़कों ने अपनी सॉक्स दिखानी होती है। मैंने बहुत से इवेंट्स में देखा है, बीइंग एन ऑडियंस। तो क्या क्रॉप पैंट्स इन है? नहीं, इन चाहे हो या नहीं हो, देखें इन होना एक और चीज़ है। आपने कैसे लगना है, आपको कैसे लोग परसीव करेंगे। तो सबसे पहले एक स्किन शो करने के रूल्स मैं बताता हूँ, ख़वातीन और मर्दों के लिए, दोनों के लिए। स्किन जो है वो यहाँ शो होनी चाहिए और हाथों पे शो होनी चाहिए। अगर कहीं भी आप स्किन शो करते हैं अदरवाइज ना, तो इट्स नॉट गोना बी दैट प्रोफेशनल। तो स्किन में इशू है ना कि अब आप स्किन पे बाल हैं, ये है वो, आपको पता ही है कि बेशुमार इशू है। और सॉक्स जो है ना वो आपकी जो है ना वो मैं तो कहूँगा लंबी सॉक्स होनी चाहिए, क्रॉप सॉक्स जो कहते हैं एंकल सॉक्स, फॉरगेट अबाउट देम। अच्छा, डू यू प्रेफर कि जूते वो ऑक्सफोर्ड स्टाइल होने चाहिए कि वो जो लोफर्स होने चाहिए या मुकेशन होने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ड्रेसिंग की हुई है। लेट्स से अगर आपने टू पीस सूट पहना हुआ जैसे पैंट कोट कहते हैं, तो उसके साथ तो इट कॉल्स फॉर कि आप ऑक्सफोर्ड शूज पहने। ऑक्सफोर्ड वो तस्वीर वाले जो मैंने पहने हुए हैं। और दूसरी बात है, अगर आपने ये कैजुअल पहना है तो ये लोफर पहने हैं, दैट्स नाइस। लेकिन लोफर पे भी लोग बहुत सारी एम्बेलिशमेंट वाले लोफर पहनते हैं। आजकल मैं पूछना चाह रही थी, आजकल हर जोड़े के साथ जूता भी काम वाला होता है। चाहे वो सूट हो तो उसके साथ सेम जूते बन जाते हैं, शेरवानी हो तो सेम शेरवानी के कपड़े के जूते बन जाते हैं। तो आप भी ये डिजाइन, ये अनारकली में लुक है, आप कर सकते हैं तो, लेकिन न्यूयॉर्क लुक नहीं है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं नाइस लोफर पहने, क्लासिक लुक नहीं है, टाइमलेस। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है। ट्रेंड तो आप थोड़े अरसे के लिए आता है, आप फॉलो कर लें ट्रेंड। नहीं तो ये ट्रेंड तो बड़ा पुराना ट्रेंड है ना। ये तो आप चले जाए वहां तो वो कहेंगे अच्छा दुल्हन ने क्या पहना है, तो बल्कि और ज्यादा करेंगे। जी दुल्हन ने रेड पहना हुआ, कहेंगे आपने रेड कपड़े पहनने हैं, रेड आपने जैकेट पहननी है, रेड आपने शर्ट पहननी है, रेड आपने टाई लगानी है। तो लाइक यू नो
वो तो आपको एक क्लाउन बना के पेश कर देंगे। हाँ। देखिए आपकी पर्सनालिटी है, आपको स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए और मोर इम्पोर्टेंट आपको बड़ा Subtle stylish होना और चाहिए। सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच हामिद सईद साहब, अमेजिंग सेशन विद योर मॉडल, क्योंकि इससे आप पता लग सकता है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, और आपने जो टिप्स दिए दैट वाज वेरी यूजफुल। अच्छा दूसरी बात, एक जी, जी, सेकंड, जी। अब यही कोट है, इसके साथ शलवार भी पहन सकते हैं। ये शलवार भी अगर पहन लेंगे तो हाँ। दैट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है। तो ट्रेडिशनल लुक में आना है तो ठीक इस है। हिसाब से शलवार भी पहन। थैंक यू सो मच। तो My व्यूअर्स pleasure। आपने देखा कि आज हमने डिफरेंट स्वेटा के लोग बुलाए हैं, डिफरेंट डिस्कशंस की हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम कपड़ों की बात करें, जो आजकल शादी का सीज़न है, मर्द हजरात के लिए स्पेशली ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया था कि वो क्या पहने। एक सवाल होता है क्योंकि बेगमों के कान खा रहे होते हैं, मैं क्या करूँगा, मेरे कपड़े भी निकाल दो। तो कपड़े कैसे निकालने हैं, तो आज आपको बताया कि कपड़े ऐसे बनवाने हैं। आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सोशल पेजेस पे जाके कमेंट भी करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।